जय हिंद। कैसे हैं विद्यार्थियों? आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 24 करेंगे। अब तक हम लोगों ने 23 कर लिया। अब आप सोचते चलिए 25 क्वेश्चन इंटू 23 क्वेश्चन आपके पास पहुंच चुके हैं। और इतने क्वेश्चन, मेरा विश्वास है कि इतने क्वेश्चन करने के बाद तमाम सारे क्वेश्चन आपके पेपर के ऐसे हो जाएंगे बिना कुछ किए हुए, है ना। लगे रहिए, प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। कोई भी सवाल आए खुद लगाइए और तेजी से लगाने का प्रयास करिए। जब तक आप खुद का अभ्यास नहीं बढ़ाएंगे तब तक स्पीड अपने मन से नहीं बनती। स्पीड करने के लिए रोज का रोज काम करना पड़ता है। अपने जीवन में से 2 घंटे अगर कोई व्यक्ति निकाल दे लगातार 3-4 महीने तक, तो गणित में अच्छी स्पीड मिल जाती है। आइए देखते हैं पहला सवाल। दो संख्याओं के योगफल 5760 है, उनका अंतर बड़ी संख्या के 1/3 के बराबर। अच्छा, दो संख्या है, पता नहीं कौन सी है, उनका नाम एक्स और वाई समझ लिया जाए। मान लो दो संख्या है एक्स और वाई है, तो एक्स बड़ी वाली है और वाई छोटी वाली। इनका योगफल कितना है? 5760। और फिर करें उनका जो अंतर है, यानी एक्स माइनस वाई जो है वो बड़ी संख्या के यानी एक्स के 1/3 के बराबर है। उनका जो अंतर है वो बड़ी संख्या एक्स के 1/3 के बराबर है। तो यहां से एक समीकरण और मिल जाएगा आपको। देखो 3x माइनस 3y बराबर एक्स। अगर हम x को इधर ले आए, यह हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 0। बन गए। अब लाओ स्क्रीन पे, मुझे बताना क्या है, बड़ी संख्या क्या है, अर्थात मुझे y कैंसिल करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे और यहाँ 3y है ही है, जोड़ देंगे। 3 का गुणा करो तो 3x प्लस 3y बराबर 0। 3 से 18, 3 से 21, 22, 2 3 से 15, 2 17। अब ले आओ इसके नीचे 2x माइनस 3y बराबर 0। जोड़िए, अगर जोड़ेंगे आप तो y तो गया, ये बन गया 5x। 5x की वैल्यू आ गई 17,280। तो क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं? 5 में 15, 5 चौके 20, 5 चौके 25, 5 चौके 30, 3 4 5 6, ये रहा उत्तर। क्या आ गया? 3 4 5 6 आपका। बस सवाल देखा, लगाते चले गए, उसी रास्ते बढ़ते गए, उत्तर अपने आप उसी रास्ते पर रखा हुआ। आइए अगले सवाल पर बात करते हैं। यह लिखा हुआ है 3.68 माइनस 2.79 का वैल्यू बताओ। अगर आप ऐसा करते हैं तो कैसे घटाएंगे? देखो ये ऐसे होगा 3 प्लस 68 अपान 99 माइनस 2 प्लस 79 अपान 99, यही करना। अब अगर हम इसको करते हैं, भिन्न बना लें, तो क्या हो जाएगा? 3 9 27, 3 9 27 और 2 29। तो 8 7 15, 1 9 6 15 16, 1 2 1 3 बटा 99 माइनस 2 9 18, 2 9 18 1 19। जोड़ो 9 8 17, 1 9 7 16 17, 1 1 2, 277 बटा 99। अगर हम घटाते हैं तो 15 में से 7 घटाएंगे 8, और 5 15 में से 7 घटाएंगे 8, और बस 88 बटा 99। 88 बटा 99 का यह मतलब हुआ कि 0.88 आपका उत्तर। यही उत्तर, यही कहानी। तो सवाल में कोई दम नहीं है, छोटे सवाल में, बस रफ्तार बनाए रखें। आइए देखते हैं अगला सवाल। दो संख्याओं का लघुत्तम उनके महत्तम का 12 गुना है। लघुत्तम और महत्तम का योग 403 है। एक संख्या 93 है, तो दूसरी संख्या बताओ। हम मान लेते हैं कि जो इसका महत्तम है वो x होगा, तो फिर एलसीएम क्या होना चाहिए? 12x। इन दोनों का जोड़ 12x और 1 1 13x, यह जोड़ कितना दिया है? 403। तो बताओ x की वैल्यू क्या आ गई? 13 3 39, 13 1 13, x की वैल्यू आ गई 31। और एलसीएम कितना आ गया? 12 गुणा 31। आप जानते हैं दूसरी संख्या बराबर क्या होती है? लघुत्तम गुणा महत्तम बटा पहली संख्या। और निकालते हैं तो लघुत्तम है 12 गुणा 31 और गुणा महत्तम है 31 बटे पहली संख्या है 93। तो 31 3 93 होता है, 3 चौके 12 होता है। 31 गुणा 4 कर लो, 4 1 4, 4 1 12, 1 2 4, ये रहा आंसर।
देख रहे हैं आप, इतना आसानी से लघुत्तम के सवाल देखे जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा 369 के आधे का 2/3 किसके बराबर है? बताओ, 369 के आधे का 2/3 किसके बराबर है? तो देखो भैया, 2 कट गया, अब 3 से भाग दे दो, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 123 के बराबर है। पहला विकल्प सही चला गया, देख रहे। लेकिन अभी आप सोचो मन में कि 369 का आधा कहाँ है, आधा कैसे निकाल सकते हैं? विषम संख्या है, दशमलव आ जाएगा। कुछ मत सोचो, बस लगाओ, जैसे मिले तुरंत शुरू। एक कक्षा में 40 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है और उसके स्थान पर दूसरा लड़का आ जाता है, तो औसत आयु 15.875 हो जाती है। तदनुसार नए लड़के की आयु बताइए। अब इसे दो प्रकार से लगाया जा सकता है। एक प्रकार से तो इक्वेशन बना के लगाया जा सकता है, और दूसरे प्रकार से आप इसको शॉर्टकट से लगा सकते हैं। दोनों तरीका बता रहे हैं, आइए देखें। तो अगर हम ऐसे सोचे कि 40 बच्चे हैं और उनका औसत 16 है, तो 16 चौके 64, 640 होगी। अब एक लड़का तभी 17 वर्ष का लड़का चला गया, हाँ, इसमें 17 वर्ष का लड़का चला गया और एक नया लड़का आ गया। 17 वर्ष का लड़का गया तो -17 हुआ होगा, तो कितना हो गया ये? 10 में 7 घटाएंगे 3, और 3 में से 1 घटाएंगे 2, 623 हुआ। अब एक 22 साल का लड़का आ गया होगा, तो अभी भी तो बच्चे कुल 40 हैं, और नया औसत इनका है 15.875। इसको हल कर दीजिए, अभी y की वैल्यू आ जाएगी। फिर मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, y बराबर क्या हुआ, इसका गुणा होगा। कैसे गुणा होगा? 0 लगाओ, 4 का गुणा होगा, 4 से 20, 2 4 से 28, 30, 3 4 से 32, 3 35, 3 और 15 से 60, 3 अब 3 अंक पर दशमलव लगाओ, 635। 635 में से 623 घटा दो, तो 5 में से 3 घटाओगे 2, 3 में 2 घटाओ 1, ये तो 12 साल का लड़का आया। आपका उत्तर 12 साल आ गया। परंतु ये जो तरीका है बहुत लेंदी है। मैं दूसरा तरीका बताता हूँ जो बहुत आसानी से हो सकता है। आओ देखिए क्या है। देखो क्या है, आसानी से उत्तर कैसे होगा। कह रहा कि 40 बच्चे का औसत 16 है, एक 17 साल का लड़का चला गया, उसकी जगह दूसरा आ गया। मैं कह रहा हूँ कि जो 17 साल का लड़का गया, अगर उस जगह पे जो दूसरा लड़का आया वह भी 17 साल का होता, तो औसत तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन औसत पर फर्क तो पड़ा है। कितना फर्क पड़ा है? 1.875 बचा, यानी 16 था पहले औसत, अब 15.875 हो गया। इसका मतलब हुआ कि 0.125 कम हो गया। बोलो, 0.125 कम हो गया। तो इसका मतलब जो नया बच्चा आया है वो 17 नहीं था, बल्कि 17 से 40 बार 0.125 कम था। 40 बार 0.125 कम था। अब चलो गुणा कर लो, कितना कम था? तो 4 25 20, 2 और 12 चौके 48, 2 50, 5 कम था। 3 अंक पर 0 लगाओ, 17 नहीं था, 17 से 5 कम था। इसका मतलब कितना था? 12 था, और ये आपका उत्तर आ गया 12। अब देख लो, अब की बार कैलकुलेशन कितना। ये होता है जब सवाल आप बहुत बार लगाते हैं, तो आपके दिमाग में आने लगता है कि हम कम से कम क्या कर दें कि हमारा उत्तर बन जाए। ये रहा नया सवाल। मैं अपने पुत्र से दुगनी आयु का हूँ, 15 साल बाद मैं अपने पुत्र की दुगनी आयु का हो जाऊंगा, तदनुसार हम दोनों की आयु का योग क्या है? देखो, मैं अपने पुत्र से तिगुनी आयु का, मान लो पुत्र x का है तो पिता 3x का है। और फिर कह रहे 15 साल बाद, 15 साल बाद क्या होने जा रहा है? अपने पुत्र की आयु का दुगनी आयु का हो जाऊंगा, यानी 2/1 हो जाऊंगा। बस तो आप मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा 3x + 15 बराबर 2x + 30। अगर मैं 2x इधर ले आऊं और 15 उधर ले जाऊं, तो x बराबर 15 हो जाएगा। अगर x बराबर 15 हो गया, तो पिता और पुत्र की आयु का योग पूछा गया है, तो योग तो 4x है। 1x की वैल्यू 15 आई है, तो 4x की वैल्यू 60 हो जाएगी। आपका उत्तर बन चुका है। आइए देखें अगले सवाल को। ये रहा, लिखा है कि 870 का 63% - 630 का x% बराबर 214.2। तो चलो निकाला जाए। 870 का 63% - 630 का x% बराबर 214.2।
अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम, खाली जो कैलकुलेशन है डेसिमल का वही खाली है मुश्किल वाला काम। तो क्या कर सकते हैं, तो एक तरीका बताता हूँ, जीरो लगा दो इधर। अब 87 गुणा 63 आप नौखी कर सकते हो, कैसे, 3 सत्ते 21, 2 3 अठे 24 और 2 26 और 7 छक्के 42, 42 और 26 कितना हुआ 42 और 6 48 और 20 68, 68 पूरा 68 में 8 हासिल हुआ 6 और 6 6 48, 48 और 6 54। अब बटा 100 करोगे तो यहाँ 10 लग जाएगा। ठीक, अब इसको अगर हम गुणा करें तो यहाँ पे 6.3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6.3 है। इसकी बात बाद में करेंगे। ये वैल्यू जब उधर जाएगी जरा बताओ यक्स की वैल्यू क्या होगी, यक्स की वैल्यू होगी, आप इस संख्या में से 214.2 को घटाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू मैं उधर ले जा रहा हूँ, इसमें से घटाओगे 214.2 घटाओ, 11 में से 2 घटाएंगे 9 और 7 में से 4 घटाएंगे 3, 4 में से 1 घटाएंगे 3 और 5 में से 2 घटाएंगे 3, 333.9 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ x बराबर 333.9 गुणा 100/630, बस यही करना है। अगर हम एक जीरो ये हटा दें तो 10 हो जाएगा और एक जीरो से एक जीरो भी कट जाएगा, खाली 63 से उसमें गुणा कर दो। अब 9 से कट रहा, 9 सत्ते 63 और 9 से काटो तो 9 तिया 27, 3 और 3 36, 7 9 63, 9 सत्ते 63 और 9 1 9। अब क्या 7 से कटेगा, 7 से 35 नहीं कटेगा। देखो इनमें से कोई नहीं, इतना मेहनत करने के बाद इनमें से कोई नहीं आएगा। 7 से 35 2 बचेगा 29 और 7 7 3 14 7 21, मतलब इनमें से कोई नहीं आया, दशमलव में आ गए। इतना कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आ गई डेसिमल और इनमें से कोई नहीं था, तो मेहनत आ गया। इसी में कहते लड़के कि कैलकुलेटिव बहुत आ गया था। किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने से होने वाली हानि की प्रतिशतता वही है जो उसे 70 में बेचने वाले लाभ की प्रतिशतता है। उस वस्तु का उपरोक्त लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। देखो सवाल ऐसे सोचो, मान लो ये क्रय मूल्य है, तो यहाँ पे अगर मैं 50 पर बेचूं तो घाटा हो रहा है और 70 पर बेचूं तो लाभ हो रहा है, और जितना हानि हो रहा है उतना लाभ हो रहा है। मैं क्रय मूल्य को एक्स मान लेता हूँ, तो जरा देख लीजिए जाए क्रय मूल्य कितना होगा, तो 70 माइनस एक्स उतना ही है जितना एक्स माइनस 50 है। तो अगर हम एक्स इधर ले जाएं तो 2x बराबर 120 हो जाएगा और एक्स बराबर 60 हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य 60 है और विक्रय मूल्य 70 है। 10% लाभ, 10 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 10 रुपये का लाभ हो रहा है तो क्या होगा, लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है 60, इसको काट दो आप, 50/3, 16 सही 2/3 आ गए, 16 सही 2/3% का, चाहे लाभ कहो चाहे हानि कहो दोनों बराबर है, क्योंकि कह रहा है दोनों का प्रतिशत सेम है। देख रहे हैं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, इस प्रकार बिक्री में दुकानदार को क्या होगा। आप बताओ, कोई चीज 100 रुपए की रही होगी और 10% अधिक कर दिया तो 110 हो गई। अब इसको 10% का डिस्काउंट करेंगे, अर्थात 90% पर बेचेंगे। अगर 90% पर हमने बेचा तो 99 का बिक गया, 100 का सामान था 99 का बिक गया, 1% का घाटा हो गया। देखो कितने आराम से हो गया। और वैसे इसके लिए आप फार्मूला जानते होंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का घाटा होता। अगला सवाल देखिए, कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक दर से 150 रुपया ब्याज मिलेगा। यानी हमको पी बताना है, मूलधन बताना है। देखो पी बराबर होगा ब्याज गुणा 100, ब्याज कितना है 150, ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय, दर है 4% और समय है 1/2 वर्ष, 6 महीना मान 1/2, 2 से काटो 2 दूना 4 और 2 से इसको काट दो 50, तो 15 पचे 7500 रुपया रहा हो। 7500 रुपया मूलधन था जिस पर हम लोगों को इतना ब्याज मिल पाया। आइए अगला सवाल देखते हैं, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 4 वर्ष में अपने का दुगना हो जाता तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। फिर से देखो 1 रुपया था हमारे पास, 4 वर्षों में 2 रुपया हुआ, अगले 4 वर्षों में इसका दुगना हुआ, अगले 4 वर्षों में उसका दुगना हुआ। हम देख रहे हैं हमारा 1 रुपया 8 रुपया बन चुका है और कितने साल लग गए 12 वर्ष। इतना आसान सवाल होता है, हर बार एक प्रतिशत में सवाल मिल रहा है इसका और आप इसे मौखिक रूप से कर भी रहे हैं। अगला सवाल आपके पास है,
यदि a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 7 और c अनुपात d बराबर 2a अनुपात 3b, तो AC अपान BD क्या होगा? अब देखो मेरे ख्याल से ये सवाल रिपीट हुआ है, तो C अनुपात D हम निकालने जा रहे हैं। क्या हो जाएगा? C अनुपात D बराबर होगा 2a। a का मतलब 5 हम लिखते हैं, a का मतलब 5 है, देखो तो हम लिखेंगे 2a मतलब 10 और 3b, 1b मतलब 7, 3b माने 21। अब C और D की वैल्यू आ गई। इन्होंने कहा था AC और BD बताओ। देखो AC, A मतलब 5 और C मतलब 10, 10 बचे 50। देखो AC अनुपात BD बताना है हमको, तो 10 बचे 50 और B मतलब 7 और D माने 21, 21 सत्ते 147 और आपका उत्तर आ गया 50 अनुपात 147। बस सीधे लिखते जाओ और उत्तर बन जा रहा। एक प्रश्न आपके सामने ये रहा, साइज थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ के देखिए। ए, बी तथा सी एक व्यापार में 5-4-3 के अनुपात में निवेश करके शामिल हुए। 4 महीने बाद बी ने 1,000 रुपए का अतिरिक्त निवेश किया और 8 महीने बाद सी ने 2,000 रुपए का अतिरिक्त निवेश किया। तदनुसार एक वर्ष के बाद यदि लाभ का अनुपात 15-14-11 रहा हो तो सी की आरंभिक निवेश कितना था? देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। इन लोगों ने पैसे लगाए होंगे 5x 4x 3x। बोलो, इन्होंने लगाए 5x, इन्होंने लगाए 4x और इन्होंने लगाए 3x। अब क्या हुआ, 4 महीने बाद बी ने 1,000 रुपये निवेश किया। 4 महीने बाद, तो इसका मतलब हुआ 4 महीने तक यही पैसा लगा और प्लस 1,000 रुपये और निवेश कर दिया। अब इनके पास कैपिटल हो गई होगी 4x प्लस 1,000 और इसको अगले 8 महीने तक चलाया होगा इन्होंने, 9 खींच दिया। और 8 महीने बाद सी ने 2,000 रुपये का निवेश किया 8 महीने बाद, यानी 8 महीने तक यह पैसा चला होगा। उसके बाद 3x प्लस 2,000 हो गया होगा और ये चलेगा कितने देर तक? अगले 4 महीने तक। और ए ने कुछ नहीं किया ना, कुछ किया ही नहीं, तो बताओ। और इनके लाभ का अनुपात दे रखा है, तो सी का आरंभिक निवेश पूछा गया, सी का। तो सी का आरंभिक निवेश कैसे हो सकता है और देखा जाए। हम इसकी वैल्यू पहले निकाल लें सी के बारे में। देखो क्या है ये, 8 या 24 है और प्लस 4 का गुणा करो, 4 या 12 एक्स और प्लस 4 दूनी 8,000। तो हम इसको कह सकते हैं 24 और 12 36 एक्स, 36x प्लस 8,000। तो आओ ए और सी के बारे में सोचते हैं। ए की वैल्यू 5x है और सी की वैल्यू है 36x प्लस 8,000। और इनके तो 5x गुणा 12 भी तो रहेगा जी। अब इसको हमें किस रेशियो से निकालना है? ए और सी का रेशियो 15-11 है। बस इसे काट दीजिए, आपका उत्तर बनेगा। चलो चेक करते हैं। 5 से काटो, 5 के 15 और 3 से काटो, 3 चौके 12। बस, हालांकि 4 से कट जाएगा, काट ही नहीं, अभी x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 3, अगर हम 4 से इसको काटने करें तो 4 9 36 हो जाएगा और 4 काटे तो 4 दूनी 8,000। अब बताओ, तो 11 आ जाएगा। हमको बताना सी का आरंभिक निवेश क्या है। सी का आरंभिक निवेश जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 11 हो जाएगा। एक्स बचा हुआ, देखो क्या हुआ, ये बन जाएगा, आगे लिखो 9x प्लस 2,000 बराबर 11x। अगर 9x में उधर ले जाऊं तो 2x बराबर 2,000 हुआ, x माने 1,000 हुआ। अगर x माने 1,000 हुआ तो c का आरंभिक निवेश क्या था? 3x था। इसका मतलब उसका आरंभिक निवेश 3,000 रुपया हो गया। तो बस आपको देखना, ये हमने क्या किया, सबका कैपिटल फॉर्मेट किया और ए और सी का कैपिटल के साथ उनके लाभ का अनुपात बराबर कर दिया और फिर हमारे एक्स की वैल्यू आ गई 1,000। एक्स की वैल्यू 1,000, तो इससे सी का आरंभिक निवेश 3x था और 3,000 उसका उत्तर बन गया। अगला सवाल देखिए, लिखा है कि यदि त्रिभुज एबीसी के त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र O है और BOC बराबर 100 डिग्री है तो BAC का मान बताओ। बहुत अच्छा सा सवाल है। कोई त्रिभुज है ये और आप जानते हो अंतः केंद्र क्या होता है, इसके अर्धक को अंतः केंद्र कहा जाता है। ऐसे फिर उन्होंने कहा BOC बराबर 100 डिग्री। देखो ए है, ये बी है, ये सी और BOC को 100 डिग्री कहा गया। तो बताना BAC का मान बताओ, इसका मान पूछा गया।
आप सोच रहे होंगे ये तो अच्छी बात है, 100 आ गया तो इन दोनों को बराबर कर देंगे, नहीं कर सकते। ये कोई अगर परिकेंद्र रहा होता तो बिल्कुल ऐसा सोच सकते थे, लेकिन ये परिकेंद्र नहीं, ये अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र में केवल यह बताया जाता है कि यह x है, यह भी x है, यह y है, यह भी y है। अगर हम कोण ए का मान देखना चाहें, हम इतना बात जान गए हैं कि जो नीचे त्रिभुज दिख रहा है बीओसी जो त्रिभुज है उसका एक कोण 100 डिग्री है, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 80 होगा। अगर x प्लस वाई बराबर 80 होगा तो आप बताओ एक डिग्री क्या होगा। ए का मान होगा 180 माइनस 2x प्लस 2y। बोलो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की। एंगल ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस 2x प्लस 2y। आप बताओ एक x प्लस एक y बराबर 80 होता है, तो 2x प्लस 2y बराबर 160 होगा। तो बताओ 180 में से हम 160 माइनस करने जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। ये आपका उत्तर आ गया। कितना हो जाएगा, BAC का मान हो जाएगा 20 डिग्री, केवल 20 डिग्री। सोचो कैसा लग रहा है। यह ज्योमेट्री है और लेखपाल का एक विशेष ऑर्गन है ये। तो जो लोग तैयारी कर रहे होंगे ज्योमेट्री पर अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इसके थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में, और सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उसे कितना दिन में कर पाएगा। देखो ए प्लस बी 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। लघुत्तम तो 60 हुआ, तो 20 या 60 हुआ, 15 चौके 60 हुआ, 10 के 60 हुआ, 6 4 10 3 13, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 13 हुआ। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हुआ, 6, 6.5। अब चूंकि हमें सी से काम करवाना है, तो अब इसमें से हमको a प्लस बी की वैल्यू घटा देना चाहिए। a प्लस बी की वैल्यू 6 आई हुई है, अगर हम a प्लस बी की वैल्यू 6 इसमें से माइनस कर देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 0.5। और अगर 0.5 क्षमता से 160 यूनिट काम इनको करना पड़ा तो 120 दिन लगा देंगे, तो वह काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 120 दिन में। तो मजेदार सवाल हैं, बस छोटे छोटे, देखते जाओ लगाते जाओ, फटाफट होता जाएगा। ये रहा थोड़ा सा बड़े साइज का सवाल। पानी की एक टंकी में ए बी और सी 3 नल लगे हैं। केवल नल ए खोलने पर टंकी 4 घंटे में, केवल बी खोलने में 6 घंटे में भर जाती है, और केवल नल सी खोलने पर टंकी 3 घंटे में खाली हो जाती है। तो ए बी सी साथ साथ खोलने पर टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ए की क्षमता क्या है, ए की क्षमता है 4 घंटे में भर सकता है, बी की क्षमता है 6 घंटे में भर सकता है, और सी की क्षमता 3 घंटे में खाली कर सकता है, खाली वाला। तो 4 6 3 का लघुत्तम हम लोग 12 लेते हैं, 3 चौके 12, 6 दूनी 12, 4 तीन 12। आप देख सकते हैं ये दोनों मिलकर भरेंगे तो 5, खाली करेगा 4। एक क्षमता से भरा जाएगा, और एक क्षमता से अगर भरा जाएगा तो कुल 12 घंटे लग जाएंगे। देख रहे हैं, केवल लघुत्तम लेकर के यूनिट तय करने में जितना समय लगता है उतने ही देर में सवाल खत्म हो जाता है। एक व्यक्ति 9 घंटे में एक निश्चित यात्रा पूरी करता है। पहला अर्धांश वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, द्वितीय अर्धांश 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बताओ। आप जानते हो अगर आधी दूरी 4 के साथ चलेगा, आधी दूरी 5 के साथ चलेगा, तो उसकी औसत चाल 2xy अपान x प्लस वाई हो जाएगी। औसत चाल मिल जाएगी, उसी में हम 9 से गुणा कर देंगे। और देखा जाए तो देखो 2 गुणा 4 गुणा 5 अपान 4 प्लस 5 माइनस 9, ये तो हो गई इसकी औसत चाल। और गुणा 9 घंटे चला है, तो 9 9 कट गया, 2 चौको 8 बचे 40, 40 कहाँ गए, 40 किलोमीटर उसकी दूरी। इतना छोटा सवाल हमने क्या किया, दूरी बराबर चाल बुरे समय सामने इस्तेमाल किया। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड कर लेती है। समय तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। देखो पहली लाइन से हमको गाड़ी की रफ्तार मिल जाएगी, कैसे, 36 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलते हैं। देखो है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसकी चाल कितनी आ रही भैया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा अगर उसकी चाल है तो हम इसमें 5/18 कर देंगे, 18 दूनी 36, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, 10 की चाल से 10 सेकंड लगा है पार करने में, यानी 100 मीटर की लंबी रेलगाड़ी। अब अगर हम प्लेटफॉर्म पार करेंगे तो 100 और प्लस 55, 155 मीटर हमको चलना पड़ेगा, और रफ्तार तो वही 10 है, 15.5 यानी 15.5 सेकंड का समय लगेगा। इतना छोटा सा सवाल है, आइए आगे बढ़ते हैं।
दो वर्गों के परिमाप 68 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर हैं। तदनुसार एक ऐसे तीसरे वर्ग का परिमाप बताइए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के अंतर के बराबर। अच्छा बताइए, 68 अगर है तो आप जानते होंगे 17 चौके 68, यानी इसकी भुजा 17 होगी। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल 289 है। और अगर ये 60 है तो इसकी एक भुजा 15 होगी, अर्थात 15 पर 225 है। क्या हम इसको घटा सकते हैं? तो एक ऐसा वर्ग हमें बताना है, 9 में से 5 घटाओगे 4 आए, और 8 में से 2 घटाओगे 6 आए, बस। यानी एक ऐसा वर्ग हमें बताना है जिसका क्षेत्रफल 64 होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि 64, 8 हटाएं 64, इसका मतलब इसका एक भुजा 8 हो जाएगा। और अगर मुझे परिमाप बताना है तो 8 चौके 32, ये रहा। कह रहा ऐसे तीसरे वर्ग का परिमाप बताइए, तो तीसरे वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर। ये मेंसुरेशन 2D का सवाल हुआ। इस सवाल को देखिए, एक बेलन की ऊंचाई 6 गुना कर दी गई तथा आधार के क्षेत्रफल का 9वां भाग कर दिया गया। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले के वक्र के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा? अच्छा सोचो आप कि मैं मान लूं पहले उसका रेडियस r रहा होगा और ऊंचाई r h रही होगी, तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई RH, मतलब यही रहा होगा, ओरिजिनल यही। अब नई कंडीशन क्या है? ऊंचाई 6 गुना कर देंगे यानी 6h हो गया, और क्षेत्रफल 9वां भाग कर देंगे। अगर क्षेत्रफल 9वां भाग कर देंगे 1/9, इसका मतलब त्रिज्या 1/3 कर देंगे, तो इसका मतलब r/3 त्रिज्या हो गई। अब बताओ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा 2 पाई RH लगाना पड़ेगा, तो 2 गुणा पाई गुणा r और गुणा h। अब क्या होगा? 3 दूना 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई RH। क्या हो जाएगा? 4 पाई RH। पहले 2 पाई RH था, अब 4 पाई RH होगा। कह रहे हैं इसके क्षेत्रफल का क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का कितना गुना है? तो कहोगे 2 गुना है। ये जो नया क्षेत्रफल है ये पुराने वाले क्षेत्रफल का 2 गुना है, बस आपका उत्तर बन गया। ध्यान रखना होगा एक चीज, हमने क्या यहाँ पे, जब क्षेत्रफल आपने 9वां किया है, 9वां हिस्सा, इसका मतलब उसका रेडियस आपने 1/3 ही किया, तभी 3 या 9 हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि r² होता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। दो संख्याओं के योगफल 80 है, बड़ी छोटी संख्या के 4 गुने से 5 ज्यादा है, तो छोटी संख्या बताओ। दो संख्याओं का योग 80 है, मान लो बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या 80 - x है। तो कह रहे हैं बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या के 4 गुना से 5 ज्यादा है। बड़ी संख्या क्या है? छोटी संख्या के 4 गुना से 5 ज्यादा है, तो बराबर। और हल किया जाए तो x बराबर हो गया, 4 का गुणा करो, 4 से 32, 320 - 4x और प्लस 5। अब इस 4x को मैं इधर लाऊंगा तो 5x हो जाएगा, 5x बराबर 325 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 5 6 30, 5 6 65। अब बताना क्या है? छोटी बताना है। अगर ये 65 हो गया तो 80 में से 65 घटाओ, 80 में से 65 घटाओ कितना हो जाएगा भैया? 25, 65 5 70 और 10 80 यानी 15। छोटी संख्या 15 है, बड़ी संख्या 65 है, यही दोनों संख्याएं। आइए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल खाली काटना भर का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है तो मतलब हुआ इसके ऊपर रूट चढ़ा हुआ, यानी इसके ऊपर रूट चढ़ा हुआ है, ऐसे बताना है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? 10 में हटा देंगे। पहले गिनते हैं, 3 3 6 3 9, 4 4 8 1 9, ऊपर भी 9 नीचे भी 9। आओ सारा 10 में हटा करके फिर से लिखते हैं। ये हुआ 324, ये हुआ 81, ये हुआ 1624। अब नीचे चलो, ये है 15625 और ये है 289 और ये है 729 और ये है 64। हालांकि कट सकता है बहुत कुछ, लेकिन चूंकि सबका वर्गमूल निकाला जा सकता है, यही 1624 कुछ अलग दिख रहा है, बाकी सबका निकल सकता है। और देखते हैं किसी से कटने लायक है। 729 से कटेगा नहीं, 8 8 से कट रहा है, चलो इसको काट के लेते। 8 8 में 64 होता है,
8 दूनी 16, 0 8 या 24, 203 आ गया। अब 203 किसी संख्या करने लायक है। यही वाली संख्या जो है कुछ गड़बड़ है ना, गड़बड़ नहीं तो आ गया होता। बाकी सबका आ ही रहा है। देखो 324 के लिए आप 18 लिख सकते हैं, 81 के लिए आप 9 लिख सकते हैं। अब नीचे देखो 15,625 के लिए 125 लिख सकते हैं, और 289 के लिए 17 लिख सकते हैं, और 729 के लिए 27 लिख सकते हैं, और 64 यहाँ था पहले, 64 का वर्गमूल 8 होता। अब यही जो संख्या थी ये 17, 16 से 24, इसी को कोई और संख्या होना चाहिए था और साइड में। तो इस पर कोई ज़रूरत नहीं है मेहनत करने की, कुछ न कुछ आएगा ही। जब कट जाएगा तभी आराम से कटता, अब कटा नहीं। अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो क्या हो सकता है, 17, अंदाज़ा लगा रहा हूँ। ये था 46, 24, ये 4 होना चाहिए। अगर यहाँ 4 हो गया तो देखो क्या होने जा रहा है, इसके बदले आ जाएगा 68। ये 68 आ जाएगा तो बहुत कुछ कटने लगेगा। देखो 17 चौके 68 कट जाएगा, 9 तिया 27 कट जाएगा, 3 छक्के 18 कट जाएगा, और 4 दूना 8 कट जाएगा, 2 तिया 6 कट जाएगा। अब आपका आ गया 3/125। 3/125 बहुत आराम से काटा जा सकता है। काट के देख लो, 0.000, 2 बार गया, कहीं दिख रहा? जी हाँ। तो 125 दूना 250। अब यहाँ क्या बचा? 50, और फिर 500 हो जाएगा, 4 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ये उत्तर। तो ये बहुत अच्छा हमारे दिमाग में आ गया कि यही होना चाहिए। 17 किसी अलग संख्या दिख रही थी तो उसकी जगह पे होना चाहिए था 46, 24। ठीक है, अच्छा सवाल था। ये तभी हो सकता है जब आप ज़्यादा अभ्यास किए रहो। देखिए एक सवाल है कि एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। तदनुसार 12 इनिंग के बाद बल्लेबाज का औसत कितना होगा? देखो मान लो 11 इनिंग का औसत यह रहा होगा, माना माना 11 इनिंग का औसत x था। अगर x मान लें तो कुल मिला के 11 x रन पहले बना था, और 12वीं पारी में 90 रन बनाया तो प्लस 90 हो गया। अब तो कुल मिला के 12 पारी होगी और कुल औसत कितना हो गया? 5 कम हो गया, यानी x -5 हो गया। अब इसको हल करो, अभी x की वैल्यू आ जाएगी। तो 12 से गुणा कर लो तो 11x प्लस 90 बराबर 12x, और -12 पचे 60। अब 11x उधर चला जाएगा तो एक x बचेगा, 90 और 60 9 6 15, 150 हो जाएगा। तो 11x तक औसत 150 था, 12वां खेलें तो 5 कम हुआ है, यानी 145 एवरेज नया चल रहा है। अब अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि पी तथा क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 7 साल बाद यह अनुपात 6:7 होगा। पी की आयु क्या है? आप जानते होंगे अगर पहले 5x और 6x इनकी आयु का अनुपात हम मान लें तो 7 साल बाद कह रहे हैं +7 और यह बन जाता 6:7। ऐसे आप कह सकते हो x बराबर 7 आएगा, लेकिन क्योंकि अब चूंकि लगा रहे हैं तो देख लो 7 पचे 35, 6 छक्के 36x, और प्लस 6 सत्ते 42 बराबर 7 सत्ते 35x, और प्लस 7 सत्ते 49। 35 से इधर लाओ, 42 इधर ले जाओ, x की वैल्यू 7 आ गई। पी की वर्तमान आयु पूछा है, पी की वर्तमान आयु 5x है, तो 7 पचे 35 कहीं दिख रहा, ये रहा। तो ए विकल्प आपका सही चला गया बहुत आसानी से। ऐसे सवाल को मौखिक भी किया जा सकता है क्योंकि इनका अनुपात रेगुलर इंटरवल में बढ़ रहा है, ये आपके लिए फायदेमंद बात है। ये आज का आखिरी प्रश्न। एक पात्र में केरोसिन और पेट्रोल का मिश्रण है जिसमें 18% केरोसिन है, उसमें से 8 लीटर मिश्रण निकालकर पेट्रोल डाल दिया गया। अब इस केरोसिन 15% को तो पात्र में कितना मिश्रण था? बहुत अच्छा सवाल है। केरोसिन का मिश्रण था, पता नहीं कितना था, नहीं पता है। उसमें से 18% केरोसिन। अगर 18% केरोसिन है तो जरा सोचो, मैं मान लेता हूं उसमें 8 लीटर मिश्रण निकाला गया, मान लीजिए कितना रहा होगा?
पहले टोटल मिश्रण कितना रहा होगा, 100x, और उसमें से 18% केरोसिन है। इसका मतलब अगर 18x केरोसिन आ गया, केरोसिन केरोसिन, तो पेट्रोल कितना होगा, तो 92, 72, 82x जो है पेट्रोल हो गया। यही मिश्रण है। ठीक, अब कह रहे हैं इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। हमको बताना केरोसिन 15 रह गया, यानी 18x ऊपर लिख दे रहा हूँ और कितना 82x नीचे लिख दे रहा हूँ। लगाने का तरीका बता रहा हूँ। अब इसमें से 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। जब 8 लीटर मिश्रण निकाला जाएगा तो उसमें से केरोसिन भी निकलेगा और पेट्रोल भी निकलेगा। चलो देखा जाए कितना है। तो 8 लीटर निकालोगे तो 8 का 18% जो है केरोसिन निकलेगा। 18 8 144, यानी 1.44 लीटर निकलेगा केरोसिन। तो पेट्रोल कितना निकलेगा, 8.00 में से 1.44 माइनस कर देंगे तो पेट्रोल निकलेगा 10 में से 4 घटाएंगे 6, 9 में से 4 घटाएंगे 5 और 7 में से घटाएंगे 6.56 ये निकलेगा। तो माइनस कर दो, माइनस 1.44 और यहाँ माइनस कर दो 6.5। उसके बाद कह रहे हैं निकाल कर पेट्रोल डाल दिया जाता है, 8 लीटर निकाले थे, 8 लीटर पेट्रोल डाल दिया। और अब जो मिश्रण बना है वो 15% केरोसिन है। तो 15 अगर केरोसिन है तो पेट्रोल कितना हुआ, 85। इसी को काटना है, जल्दी से काटना। अभी क्या हो जाएगा, उन्होंने कहा था पात्र में कितना मिश्रण था, तो अभी x की वैल्यू आ जाएगी, बस इसी जगह पे रख देंगे। आओ देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, 5 या 15, ये हो जाएगा 17 × 85। ये फिर से लिखता हूँ 18x माइनस 144 अपान 144 में तो 1.44 है ये। अब 8 में से इसको घटाओगे तो वही 82x प्लस 1.44 हो जाएगा। और ये किस रेशियो में, 3:17 में। चलो गुणा किया जाए तो 17 8 136 8 13, 17 के 17 और 13 30, x माइनस 17 चौके 68 6, 17 चौके 68 और 6 74 7, 17 के 17 और 7 24 और 2 अंक पर दशमलव, 3 दूना 6, 3 8 24 x और प्लस 3 का गुणा करो, 3 चौके 12, 3 चौके 12 एक 13, 1 3 1 3 4 यहाँ पे। अब अगर हम पक्षांतर करें तो 246 इधर लाएंगे तो घटेगा 6 में से 6 घटाएंगे 0 और 10 में से 4 घटाएंगे 6, बस 60 एक साल। और ये वैल्यू जाके वहाँ जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगी 8 और 2 10, 1 4 3 7 1 8 0 है भाई। और उसके बाद में 4 और 4 8 और 2, बस ये दशमलव आ गया यहाँ पे इस जगह पे। तो बताओ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर हो जाएगा 28.8/60। क्या हम इसे छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको अगर हम 1 0 बढ़ा दें तो दशमलव चला जाएगा। अब हम काटते हैं, 4 से काटें, 4 7 28, 4 दूनी 8 और 4 से काटो तो 150 और कट रहा है ये 3 6 से, 6 दूनी 12, 6 से कटा तो 6 से काटोगे तो 12 और 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12, 7 12/25 साल। अगर हम 100x की जगह पे 100 गुणा 12/25 कर दें, सॉरी 12 और बटा 25, तो 25 चौके 100 हो जाएगा और 12 चौके 48 लीटर है। काफी बड़ा सवाल हो गया था, लेकिन उत्तर बना। हमने कोशिश क्या करी है, पहले फिर से देख लो। 18% केरोसिन था तो मैंने मान लिया टोटल सोल्यूशन में 18 100x रहा होगा, 18x में केरोसिन होगा तो 82 पेट्रोल था। दोनों को अलग अलग लिख दीजिए। अब करें 8 लीटर निकालेंगे, जब 8 लीटर निकालेंगे तो उसमें केरोसिन कितना निकलेगा और पेट्रोल कितना निकलेगा, उसको हमने माइनस किया और फिर 18 पेट्रोल बना दिया। और बाद में केरोसिन हो गया 15%, इसका मतलब पेट्रोल हो गया 85%। उसके बाद काट के चले गए। अब देखने में बड़ा तो हो गया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ सवाल ऐसे जरूर हो सकते हैं, हर परीक्षा में आते हैं, जिसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।